इंग्लिश जो है लैंग्वेज है एक, ठीक है, लेकिन इसके ना वर्जन कई होते हैं। जानते हैं पूरी दुनिया में 6800 6800 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। मोर देन 6800 लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। 6800 भाषाएं बोली जाती है और दुनिया की सबसे छोटी भाषाओं में से इंग्लिश आती है, क्योंकि इसमें कितने लेटर पाए जाते हैं? 26 लेटर पाया जाता है। और दुनिया की सबसे कठिन भाषा कौन सा है जानते हैं? टफेस्ट लैंग्वेज चाइनीज, उसमें 204 लेटर्स पाए जाते हैं। 204 नहीं, 204 सबसे, अगर लेटर के आधार पर अगर आप देखेंगे भाषा, अगर अक्षर के आधार पर सबसे कठिन भाषा कौन सी होती है? चाइनीज। 204 लेटर पाए जाते हैं, समझ गए। हिंदी 52 अक्षर पाए जाते हैं, संस्कृत 44 पाए जाते हैं, उर्दू 34 पाए जाते हैं, 34 पाए जाते हैं, समझ रहे हैं। और इंग्लिश में मात्र 26 लेटर पाए जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आप कोई भाषा कितनी भी छोटी क्यों नहीं हो, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो भाषा बहुत कठिन है आपके लिए। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो इंग्लिश पूछी जाती है वो कौन सी इंग्लिश होती है? कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। तो इंग्लिश के कई वर्जन होते हैं। एक होता है स्पोकन, एक होता है फॉर्मल इंग्लिश, एक होता है इनफॉर्मल इंग्लिश, एक होता है लिटरेचर इंग्लिश, है ना। तो इंग्लिश के दो वर्जन मेन होते हैं, एक होता है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश और एक क्या होता है? स्पोकन इंग्लिश। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्पिटिटिव एंड स्पोकन? ठीक है, और मैं जो बोलूंगा आपको ध्यान समझना है, मैं बाइलिंगुअल बोलूंगा, हिंदी में भी बोल दूंगा और इंग्लिश में भी बोल दूंगा। लेकिन इंग्लिश को इंग्लिश में समझिए तो बेटर है, क्योंकि जब आप पेपर में इंग्लिश के जो क्वेश्चन आएंगे तो वहां तो हिंदी लिखी नहीं रहेगी। लेकिन क्या होता है, यूपी बिहार के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी इंग्लिश वो देखते ही भागता है, इंग्लिश भरता ही नहीं है फॉर्म किस वजह से। लेकिन अगर आप इंग्लिश अच्छी नहीं करते हैं तो आप 95% वैकेंसी भर नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ ही एग्जाम इंग्लिश नहीं आती है, बाकी सारे एग्जाम इंग्लिश आते हैं, है ना। तो पहले आपको मैं दोनों भाषा में बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आज की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट होगी इंग्लिश, लेकिन मैं पूरे इंग्लिश का ना आपको सिलेबस समझा दूंगा, क्योंकि इंग्लिश में एक प्रॉब्लम है, जैसे आप पूरे इंग्लिश पढ़ लेंगे तो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसमें प्रॉब्लम आती है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पोकन एंड कॉम्पिटिटिव इंग्लिश? इन स्पोकन just you express your points, what you want to say. You don't realize what is wrong and what is right. But in competitive English, you have to find out common error in given sentence. कॉम्पिटिटिव में और स्पोकन में अंतर है। स्पोकन में क्या होता है, आप गलत सलत नहीं देखते हैं, आप क्या करते हैं, सिर्फ स्पोकन अपनी बात को रखते हैं, अपनी पॉइंट्स को रखते हैं, जो आप कहना चाहते हैं, सही चाहे गलत, जो बोलना है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देते हैं कि हम ये कहना चाहते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में क्या होता है, आपको ग्रामेटिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, उसमें एक गलत सेंटेंस दिया रहेगा, आपको उसमें से कोई पार्ट ढूंढना है, यही अंतर होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं, मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूरा सिलेबस एक्सप्लेन करूंगा मैं। अब जैसे मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, देखिए, यू आर स्टूडेंट, पहला, ठीक है। ही इज फूल, FOOL, वह बेवकूफ है, ना समझ है। ही इज पुलिस, FOOLISH, इसका मतलब ये होता है वो बेवकूफ है, ना समझ है, ठीक है। सी इज डूइंग अ वर्क वेल, WELL, वेल, नाउ अ डेज, वह आजकल काम अच्छे से कर रही है, ठीक है। अगला, ही इज डूइंग मिस्टेक अगेन, वह बार बार गलती कर रहा है, ठीक है। माई पेंट इज न्यू, मैंने एक नया पेंट खरीदा है, मेरा पेंट जो है वो नया है, ठीक है। चिल्ड्रेन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखना, आपको अंतर समझाएगा कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश क्या होती है और स्पोकन क्या होती है, और एग्जाम में कौन सी इंग्लिश पूछी जाती है, कॉम्पिटिटिव पूछी जाती है, ठीक है। चिल्ड्रेन आर बिजी
चिल्ड्रेन आर बिजी इन प्लेइंग, बच्चे खेलने में व्यस्त हैं। ठीक है, मैंने सेंटेंस दिया है। अब आप देखिए यहाँ पे सेंटेंस को आप गौर से देखना। पहला मैंने सेंटेंस लिखा है यू आर स्टूडेंट। तो मान लीजिए आप छात्र हैं तो आप कहेंगे ना कि यू आर स्टूडेंट या आई एम स्टूडेंट कहेंगे ना, तो आप स्पोकन में तो सही बोले हैं यू आर स्टूडेंट को, कितने लोग सुन देगा आई एम स्टूडेंट, आई एम टीचर, माई ब्रदर इज इंजीनियर, नहीं मेरा बड़ा भाई इंजीनियर है। तो आप स्पोकन में तो चल जाता है क्योंकि स्पोकन में गलत और सही नहीं दिखाता, लेकिन कॉम्पिटिटिवली ये क्या सेंटेंस गलत है, ये ग्रामेटिकली गलत है, ये सेंटेंस सही नहीं है। आप जब भी बोलोगे तो आप बोलोगे यू आर अ स्टूडेंट, अ लगाना पड़ेगा, लेकिन स्पोकन में चल जाता है। स्पोकन में कुछ नहीं, गलत सलत क्या देखना है। आप हिंदी बोलते हैं है ना, तो आप बोलते हैं, आपको अगर आप हिंदी जब जिस दिन सीखेंगे व्याकरणिक तौर पर, तब पता चलेगा कि हिंदी कितनी कठिन भाषा है। लेकिन जब बोलते समय कुछ भी, कुर्सी टूट गई या कुर्सी टूट गया, दही खट्टा है या दही खट्टी है, क्या मतलब है, भगवान के दर्शन हुए या भगवान का दर्शन हुआ, उस समय में आप देखते नहीं है ना ग्रामली, सामने वाले को बात समझा देते हैं। तो स्पोकन वर्जन क्या होता है, सिर्फ आप अपनी बात को रखते हैं किसी, लेकिन कॉम्पिटिटिव क्या होता है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में यू हैव टू फाइंड आउट कॉमन एरर इन गिवन सेंटेंस, ग्रामेटिकली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो जब भी कोई सिंगल बात बोलोगे तो क्या लगा उसका आर्टिकल, अगर मैं बोलूं कि आई एम टीचर, तो क्या सेंटेंस सही है, नहीं, क्या कहेंगे आई एम अ टीचर, आपको आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा। तो यू आर स्टूडेंट सही नहीं है। ठीक है, अब जैसे बोला ही इज फूल, वह बेवकूफ है, ना समझ है, तो बात तो क्लियर हो रही है, लेकिन ये ग्रामेटिकली सेंटेंस क्या है, गलत, क्या होगा, ही इज अ फूल, और सीधे ही इज फूल। लेकिन अक्सर देखोगे लोग बोलते हैं ही इज फूल। अब देखिए ही इज फुलिश, अगर आप यहां पे ए लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, यहां पे ए नहीं आएगा, यहां पे सिर्फ होगा ही इज फुलिश। दोनों सेंटेंस का मतलब सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। अभी आपको फोकस नहीं करना है कि यहाँ पे ए क्यों आएगा, यहाँ पे ए क्यों नहीं आएगा, अभी आप इस सब में समझा रहा हूं, यही चीज आपको पढ़ना है 7-8 महीने इंग्लिश में, समझ रहे हैं। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश इज नॉट अ जोक, इट्स अ हरकुलियन टास्क लाइक क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट। मैथ और इंग्लिश ऐसे नहीं, हिंदुस्तान में अगर आपको नौकरी लेनी है, क्यों मैथ और इंग्लिश हार्ड होता है, बच्चे क्यों भागते हैं, सिस्टम है ये। आप मैथ इंग्लिश को कहीं से नहीं पढ़ सकते हैं, चाहे मैथ हो चाहे इंग्लिश को, हमेशा उसको जड़ से खोदना पड़ेगा। इंग्लिश को आप चाहेंगे कहीं से पढ़ ले, नहीं, कहीं से नहीं पढ़ पाएंगे। आपको टेंस डायरेक्ट पढ़ेंगे तो कभी समझ में ना आएगा। टेंस को जानकारी होने के लिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब सब आना चाहिए। आपको प्रोनाउन का नॉलेज तभी हो पाएगा आपके साथ अच्छा जब उसके पास आपको नाउन का नॉलेज हो। मैथ में भी क्या होता है, नहीं समझ रहे हैं, आपको परसेंटेज तभी समझ में आएगा जब आपको बेसिक चीजें क्लियर हो। आपको प्रॉफिट एंड लॉस समझ में तब आएगा जब आपको परसेंटेज आता हो। मैथ और इंग्लिश ये हमेशा बेस को लेके चलता है, इसलिए इसको हमेशा सिस्टम से पढ़ना है, कभी बीच से नहीं पढ़ना है। लेकिन जीके जी जहां से पढ़िए, पहले आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी बाद में पढ़ लीजिए, पॉलिटी को कहीं बोले, हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लीजिए, आधुनिक भारत पढ़िए, प्राचीन भारत बाद में पढ़िए, जहां से पढ़िएगा वहीं समझ में आने लगेगा। लेकिन ये दोनों क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूरा सिलेबस एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहाँ अगर आप ही इज ऑफ पुलिस कहोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा गलत, लेकिन यहाँ और नहीं आएगा, यहाँ आएगा। अब ये दोनों अंतर क्या है, ये बात की बात सीखेंगे। आज आपको समझना है कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में क्या है, कॉम्पिटिटिव में आपको करेक्ट वर्जन सीखना है आपको। ठीक है, ही इज डूइंग अ वर्क वेल नाउअडेज, आजकल वो अच्छे से काम कर रही है, इसकी हिंदी ये हुई, मैं दोनों बोल देता हूं। ठीक है, आजकल वो अच्छे से काम कर रही है। तो आप बात तो समझ रहे हैं, लेकिन दिस सेंटेंस इज फुल्ली इनकरेक्ट, ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, यहां पे अ वर्क नहीं आएगा, इस सेंटेंस में एक गलती है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। यहां पे अ वर्क नहीं आएगा, इस यहां पर आएगा अ पीस ऑफ वर्क। क्या आएगा, अ पीस ऑफ वर्क, लेकिन अक्सर लोग बोल देते हैं अ वर्क, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। ठीक है, अब ये बात की बात है, पीस ऑफ वर्क क्यों आएगा, यही तो आपको पढ़ना है आने वाले समय। आज तो आप सिर्फ सिलेबस को समझ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नाउअडेज मतलब होता है आजकल, he is doing mistake again and again, है ना, वह बार बार गलती कर रहा है। दिस सेंटेंस इज फुली इनकरेक्ट, लेकिन स्पोकन में चल जाएगा, बात आप बोल दे, लेकिन कॉम्पिटिटिव ऐसे ही गलती करके दिया रहता है। ये सेंटेंस ऐसे ही देगा, कहेगा इसमें फाइंड आउट कौन करें, ए बी सी डी ऐसे पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, अब देखिए ही इज डूइंग मिस्टेक अगेन अगेन, वह बार बार गलती कर रहा है। तो बात तो समझ में आपको आगे को गलती कर रहा है, लेकिन दिस सेंटेंस इज फुली इनकरेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रामर। ठीक है, यहां पर डूइंग नहीं आएगा, यहां पर आएगा मेकिंग। यहां पर क्या आएगा, मेकिंग अ मिस्टेक। डू का मतलब ही सिर्फ करना नहीं होता है, मेक मतलब भी करना होता है, हैव मतलब भी करना होता है, परफॉर्म मतलब भी करना होता है।
सिर्फ डूए का मतलब करना नहीं होता है। अगर कहीं भी वो गलती कर रहा है, अगर आप ये कहोगे ही इज डूइंग मिस्टेक, गलत हो जाएगा। कभी मिस्टेकली किसका यूज करते हैं? मेकिंग का यूज करते हैं। यहाँ अगेन अगेन बार बार बोल रहे हैं, ये भी गलत है। यहाँ अगेन अगेन नहीं आएगा, यहाँ आएगा अगेन एंड अगेन, एंड लगाना पड़ेगा। अगर ऐसे लिखोगे तो गलत तक हो जाएगा, लेकिन स्पोकन में चल जाता है। हाँ, मेकिंग मतलब बनाना भी होता है। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसकी मीनिंग दो या दो से ज्यादा होती है। फेयर, फेयर मतलब भाड़ा भी होता है। फेयर मतलब किराया भी होता है, नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? फेयर मतलब गोरा भी होता है। फेयर एंड लवली आती है कि नहीं? फेयर एंड लवली, तो फेयर मतलब गोरा भी होता है। फेयर मतलब सही भी होता है, जायज भी होता है, निष्पक्ष जिसे बोलते हैं, अनबायस्ड। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, नहीं? प्रेम और युद्ध में सब कुछ जायज है, तो वहां फेयर बोलते हैं। एक ही वर्ड के कई इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? आज तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। माई पेंट इज न्यू, दिस सेंटेंस इज फुल्ली इनकरेक्ट। लेकिन बात तो बोल रहे हैं कि मेरा पेंट जो है नया है। कभी भी मेरे बच्चों पेंट नहीं होता है, होता ही नहीं है पेंट। पेंट होता ही नहीं, होता क्या है? पैंट्स। क्या होता है? पैंट्स होता है, पेंट नहीं होता है। लेकिन हम लोग अक्सर क्या बोलते हैं? पेंट। पेंट होता ही नहीं है। ट्राउजर होता ही नहीं है, होता क्या है? ट्राउजर्स। लेकिन अक्सर देखोगे लोगों को बोलते हुए ट्राउजर। कभी गोगल नहीं होता है, क्या होता है? गोगल्स। कैंची को सीजर, कभी भी सीजर नहीं होता, क्या होता है? सीजर्स। यही ना है इंग्लिश, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। सीजर बोलेंगे गलत हो जाएगा, लेकिन 99% लोगों को देखोगे सीजर बोलता है। सीजर, सीजर, पैंट, ट्राउजर। पैंट ट्राउजर होता ही नहीं है। सीबीआई का हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर होता ही नहीं है। हेडक्वार्टर इज नॉट अ वर्ड, इट नॉट अ करेक्ट वर्ड इन द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। क्या होता है? हेडक्वार्टर्स। क्या होता है? हेडक्वार्टर्स। हाँ, क्वार्टर्स, क्वार्टर्स होता है। क्वार्टर मतलब 1/4 पौवा। लेकिन हेडक्वार्टर, सीबीआई का हेडक्वार्टर गए थे, हेडक्वार्टर होता है? हेडक्वार्टर नहीं होता। क्या होता है? हेडक्वार्टर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ठीक है, बोथ द वर्जन्स आर क्वाइट डिफरेंट। स्पीकिंग इज मोर इजियर देन कॉम्पिटिटिव वन। स्पोकन में कुछ नहीं होता है, गलत सलत धराए हुए हैं। आई एम गोइंग, नॉट गोइंग, गो, गॉन, व्हेन, जो बोलना है बोल दीजिए। लेकिन कॉम्पिटिटिव में अलग होता है। अभी आप सिर्फ समझिए, ठीक है? अब देखिए, चिल्ड्रेन आर बिजी इन प्लेइंग, बच्चे खेलने में व्यस्त है। तो ये भी सेंटेंस गलत है। अब गलत का देखिए, तो बच्चे खेलने में व्यस्त है ना? खेलने में, तो हम लोग सोचते हैं में, तो में मतलब क्या? इन। पढ़ाया गया होगा बचपन में, या कहेंगे इन मतलब में, एट मतलब पर, ऑन मतलब पर, नहीं होता है? नेवर ट्राई टू लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी। कभी भी हिंदी से इंग्लिश सीखने की कोशिश मत करना। ऑलवेज लर्न इंग्लिश थ्रू इंग्लिश। इंग्लिश को इंग्लिश में सीखो तो बेटर है। किसी भाषा से आपने, कोई उर्दू से भी तो इंग्लिश सीख लेता है, कोई भोजपुरी से भी तो इंग्लिश सीख लेता है। इसका मतलब इंग्लिश किसी की नहीं है। हाँ, हमारी भाषा है हिंदी, तो हम इसमें सिर्फ हिंदी से हेल्प ले सकते हैं। कभी भी हिंदी से इंग्लिश सीखने की कोशिश मत करना। दोनों अलग अलग भाषा है, डिक्टो नहीं। तब तो मैं होना चाहिए, तब तो यहाँ तो इन सही होना चाहिए, जबकि यहाँ पे इन क्या है? गलत है। यहाँ क्या आएगा? एट। चिल्ड्रेन आर बिजी एट प्लेइंग। इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट सेंटेंस। पूरे ग्रामर का सबसे जो टफेस्ट पार्ट होता है कौन सा होता है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब एट, ऑन, इन, फॉर, बिलो, अंडर, ओवर, यही सब प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, अभी तो अब इसको फोकस नहीं करना है। बच्चे खेलने में व्यस्त है, जबकि लगता है में, तो लगता है कि इन आएगा, लेकिन यहाँ क्या आएगा? एट आएगा। मम्मी खाना बनाने में व्यस्त है, तो क्या कहोगे? माय मदर इज बिजी इन कुकिंग, नहीं, एट कुकिंग। लेकिन लगता है कि इन आएगा, तो वही तो है, जो लगता है वो नहीं आएगा। इसे ही ग्रामर बोलते हैं। आई बात समझ में? बोले मैंने आपको समझा दिया कि स्पोकन में सब चल जाएगा, लेकिन ग्रामर में, कॉम्पिटिटिव में ये पूरा करेक्शन आना चाहिए। पूरी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में आपको ग्रामेटिकली स्ट्रांग होना है, पूरा ग्रामर बेस लेके चलना है। क्लियर हो गया? समझ गए? अब देखिए, अब मैं आपको पहले यहां आगे क्लियर करता हूं। तो आपको क्या पढ़ना है? कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। पहले मैं आपको सिलेबस एक्सप्लेन करता हूं। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सिलेबस एक्सप्लेन करता हूं। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक है ग्रामर और दूसरा क्या है? वोकैबुलरी। BULARY। स्पेलिंग पे तो आज से ध्यान दे देना आपको। वोकैबुलरी, वोकैबुलरी मतलब वर्ड मीनिंग, वर्ड पावर। ठीक है, और ग्रामर। किसी भी एग्जाम में 50% क्वेश्चंस यहां से आते हैं और 50% क्वेश्चंस यहां से आते हैं।
किसी भी एग्जाम में 50% क्वेश्चन यहां से आएंगे, 50% क्वेश्चन यहां से आएंगे, जो कमीशन कहता है। ठीक है, कमीशन ये भी कहता है, कई ऐसे सर्च देखे गए, यहां से 5-10% क्वेश्चन आपको बढ़ा भी सकता है, यहां से कभी क्वेश्चन नहीं बढ़ाएगा, 50 से 55 नहीं करेगा। हो सकता है 60% यहां से क्वेश्चन पूछ दे और 40% यहां से क्वेश्चन पूछ दे। और ये अच्छी बात है, यहां से जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछे दैट वुड बी बेटर फॉर यू, क्योंकि इन दोनों में ये पार्ट ज्यादा हार्ड है। वो वर्ड मीनिंग, यस, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में ऐसे ऐसे वर्ड मीनिंग आते हैं आप पहली बार सुनेंगे, पहली बार सुनेंगे, आपको गूगल पे नहीं मिलेगा, विकिपीडिया पे नहीं मिलेगा। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है ना, ऐसे ही सरकारी दाना पानी नहीं मिलता है। और एसएससी वगैरह, एसएससी का तो मैथ इंग्लिश तो क्रीम है, एसएससी का कोई भी आप एग्जाम दीजिए, मैथ इंग्लिश उसकी बेस्ट होती है, बेस्ट, और एकदम एक्सपर्ट बना देगा आपको। ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको कहता ना गूगल विकिपीडिया पर नहीं मिलेगा, तो फिर कहेंगे सर मिलेगा क्यों, तो फिर ऐसा पूछता है। कुछ कॉन्फिडेंशियल और डिपार्टमेंटल टर्मिनोलॉजी होते हैं अपने देश के, एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो नहीं डाला जाता है, वो आपको सीखना है, क्योंकि आप डिपार्टमेंट, आप इनकम टैक्स ऑफिसर है, आपको पता होना चाहिए अपने डिपार्टमेंटल वर्ड्स क्या होते हैं। जैसे कुछ आर्मी के अपने वर्ड्स होते हैं जो आपको नहीं पता होगा, जब उस डिपार्टमेंट में आप जाएंगे तभी पता होगा। नहीं तो चार्ली 1, चार्ली 1, चार्ली 1, चार्ली 2, चार्ली 2 देखते रहते हैं। आर्मी से बोलता है कोड ओवर, ओवर क्या मतलब, क्या अल्फा बी, अल्फा सी, तो उसका कोड वर्ड होता है। ऐसे जब आप एसएससी में इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए, सीपीओ बन गए, तो कुछ उसके कोड वर्ड्स होते हैं डिफेंट में, जब आप जाएंगे तो ट्रेनिंग के दौरान सिखा देगा। तो कुछ बेसिक नॉलेज आपको वोकैबुलरी में पूछ लेता है यहाँ से। आई बात समझ में? तो इन दोनों में, ऐसे तो दोनों ही पार्ट हार्ड होते हैं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, सतर्क कर रहा हूं, सावधान कर रहा हूं, लेकिन कंपैरेटिवली देखेंगे तो ये पार्ट क्या है, ज्यादा टफ है इसके कंपैरिजन। इसका तो सिलेबस फिक्स है, ग्रामर वाले पार्ट आपको पढ़ना है। इसमें टोटल 14 चैप्टर्स होते हैं। कितने? 14 चैप्टर्स हैं। आर्टिकल यानी कि यूजेज ऑफ ए एंड द, सिंगुलर प्लूरल, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन, टेंस वॉइस नरेशन और मोडाल्स, ये 14 चैप्टर्स हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, उस सिस्टम से आपको जैसे पढ़ाना शुरू करेंगे आपको सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इधर वोकैबुलरी होता है, वर्ड मीनिंग, इसमें 5 वर्जन से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, अनेक शब्दों के एक शब्द। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं कि नहीं आस्तिक, आस्तिक मतलब क्या, जो भगवान में विश्वास करता हो। तो कोई आदमी भगवान विश्वास करते हैं तो कहता ना ये आस्तिक है। तो वैसे ही इंग्लिश में भी होता है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थीस्ट। थीस्ट मतलब क्या होता है, आस्तिक, वन हु बिलीव्स इन गॉड। दूसरा एंटोनिम, अपोजिट वर्ड, सिनोनिम, सिमिलर वर्ड, समझ रहे कि नहीं, इडियम्स एंड फ्रेजेज, मुहावरा एवं कहावतें, ये सब इसके पार्ट्स हैं, सिलेबस है। अब देखिए, अब मेन क्या आती है बात यहाँ पे कि आप चलिए मान लीजिए पूरा ग्रामर पढ़ लिए, अब समस्या कहां आएगी आपको, और आप पूरा वोकैबुलरी पढ़ लिए, तो इसमें पूरा 14 चैप्टर्स आप पढ़ लिए, तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। एक प्रॉब्लम ये आती है कि आप क्वेश्चन को, आप पूरा ग्रामर आपको आ रहा है, पूरा ग्रामर आपको आ गया, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो आप लिखो इसमें, ग्रामर वाले पार्ट में 5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कितने टाइप के? 5 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 टाइप्स के। टाइप नंबर फर्स्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट पहला ही है, टाइप नंबर फर्स्ट, पहला कॉमन एरर। टाइप नंबर फर्स्ट कॉमन एरर। पहले ग्रामर वाले पार्ट को क्लियर करते हैं। ग्रामर वाले पार्ट में 5 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कॉमन एरर। ठीक है, अब देखिए एकदम समझना, आज की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है, और आज की क्लास थोड़ी आपको टफ भी लगेगी, क्योंकि आज ना पूरी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का मैं सिलेबस बता दूंगा, तो ये तो पूरी इंग्लिश का होगा ना, हर जगह से आपको लिया जाएगा ना, थोड़ा सा खाली आप समझ लेना, ज्यादा ब्रेन पे भी आपको प्रेशर नहीं डालना, सिर्फ समझना है कि हमको पढ़ना कौन सी इंग्लिश है। अब देखिए कॉमन एरर, कॉमन एरर का मतलब क्या होता है। अब मान लीजिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखिए, अ मैन हु इज स्टैंडिंग, आप लोग साथ ही क्वेश्चन लिखेंगे, स्टैंडिंग देयर, अ मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, अ मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। तो कॉमन एरर में क्या करता है, सेंटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड करेगा। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। अब यहां से देखिए मैं आपको डिवाइड कर रहा हूं, अ मैन, ये हो गया ए पार्ट, ठीक है। हु इज स्टैंडिंग देयर, ये हो गया बी पार्ट। इज माई ब्रदर, ये हो गया सी पार्ट। और आपको एक पार्ट हमेशा दिया रहेगा नो एरर। क्या दिया रहेगा? नो
एरर, एकदम बढ़िया से समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये, नो एरर। ऐसे रहता है क्वेश्चन। जानते हैं 4 पार्ट में, बैंकिंग में जाएंगे तो ये 5 पार्ट में डिवाइड कर देगा, ए बी सी डी ई, चीजें वही रहती है। क्लियर है? अब देखिए इसमें क्या है, आप समझ गए ना। अब देखिए कभी कभी करता क्या है, इंग्लिश में यही प्रॉब्लम है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश आपने पूरा पढ़ लिया, नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव और पूरा पढ़ लिया, पूरा ग्रामर, तो पता कैसे लगेगा क्वेश्चन के टाइप्स क्या होते हैं, तो वही टाइप बता रहा हूं, समझ गए ना। अब देखिए कभी कभी क्या करेगा, ऐसे ए बी सी डी ऐसे डिवाइड नहीं करके, कभी कर जानते क्या करता है, वो अंडरलाइन कर देगा आपको, जैसे ऐसे कर देगा ए पार्ट, फिर यहां से यहां तक बी पार्ट, या और भयंकर दिखाएगा, फिर आपको ऐसे कर देगा सी पार्ट, फिर कर देगा डी पार्ट, या तो ओब्लिक करके दे देगा या पूरे पार्ट को अंडरलाइन कर देता है। दोनों चीजें क्या है, सेम है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है समझिए। इस क्वेश्चन का मतलब है कि इन तीनों पार्ट में से कोई ना कोई एक पार्ट गलत है, कोई एक पार्ट गलत है। आपको लग रहा है जो पार्ट गलत है वो पार्ट आप कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि सेंटेंस सही है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर, कोई गलती नहीं। और ये पहचान है, कॉमन एरर वाले पार्ट में हमेशा एक पार्ट आपको क्या रहेगा, नो एरर रहेगा। अब देखिए तो इसमें जो है ये ए पार्ट गलत है, अभी आपको माथा नहीं लगाना, यहाँ ए नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, दो। अब यहाँ दो क्यों आएगा, अभी से दिमाग मत लगाना, दो क्यों आएगा, अच्छा तो लग रहा है ए ही, समझिए ना। ओ मैन, पढ़े हैं, तो वही बोला हूं मैं, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश इज क्वाइट डिफरेंट देन स्पोकन वन। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश अलग है, ये हार्ड होता है, ग्रामेटिकली आपको स्ट्रॉन्ग लगता है, जो लगेगा वो होगा नहीं इसमें, ठीक है ना। क्योंकि जब आप ग्रामर से पढ़े, हाँ फिर ये पढ़ लेंगे तो बहुत, ये एक छोटा सा रूल अभी बता दें, अभी आपको पता चलेगा यहाँ दो क्यों आएगा, लेकिन अभी तो मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, अभी तो मैं सिलेबस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या आएगा, दो आएगा, दो मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माय ब्रदर, वो व्यक्ति जो वहां खड़ा है मेरा भाई है, इसकी हिंदी ये हुई। आई बात समझ में। अब देखिए अभी जो नया पैटर्न चला है, अब ध्यान से देखना, तो कॉमन एरर में एक टाइप तो ऐसे पूछेगा, अब ध्यान से देख लेना, दूसरा टाइप कैसे पूछता है आजकल जो पूछ रहा है, देखिए कैसे पूछ रहा है आजकल, क्या कर रहा है, कॉमन एरर में ही, ठीक है ना, ये कॉमन टाइप फर्स्ट ही है, इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछता है, एक तो ऐसे बी सी डी डी करके कर दिया। अब वो करता क्या है, इस क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन लिखा रहा है, अब देखिए मैं आपको एक यहीं पे क्लियर कर दूं, मैं इसको, या रुको एक बार, एक मिनट, अगला मैं करता हूं, देखिए मैं उसी क्वेश्चन को लिख रहा हूं, देखिए कॉमन एरर ही चल रहा है, टाइप फर्स्ट ही, अ मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माय ब्रदर, फुल सेंटेंस। ये पहले ऐसे पूछते नहीं थे, अब ऐसे ही पूछ रहा है कॉमन एरर में। आपको क्या किया, एक तो मैंने बता दिया कि ए बी सी डी करके डिवाइड कर दिया, लेकिन अब वो क्या करता है, देखिए इसमें से कैसे करेगा, अब वो देगा, देखिए ए पार्ट इज माय ब्रदर, बी पार्ट ओ मैन, सी पार्ट नो एरर, डी पार्ट हु इज स्टैंडिंग देयर। ये वर्जन अभी लेटेस्ट है कॉमन एरर में ही, पहले तो एबीसीडी करके था, ये थोड़ा हार्ड हो गया, ये थोड़ा क्या हो गया, टफ हो गया, आपका ना माइंड क्लैश करेगा, क्योंकि इधर वाला कोई पार्ट उठा के ए मान लिया, इसको उठा के अंदर नीचे लेके चला गया, उसमें क्या होता था, एक सुर्रा होता है, ए बी सी डी, तो माइंड में चढ़ जाता है फट से। तो आप बहुत ही ईजी है, कल आपको समझ नहीं पड़ा, आप देख लीजिए, आपको तो पता है कौन सा पार्ट गलत है, ओ मैन गलत है, तो ओ मैन है कहाँ पे, यहाँ पे, इसका मतलब क्या, आपका कौन सा पार्ट गलत है, बी पार्ट गलत है। आई बात समझ में, समझ गए, चीजें वही है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और लिखता हूं, देखिए इसमें आया हुआ सेंटेंस, और एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूं, आज जो आपको मैं जितने सेंटेंसेस लिखूंगा सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आज जो जितने सेंटेंसेस लिखेंगे ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। आपको एक चीज ये होगी कि सिलेबस भी आपको पूरा कवर हो जाएगा, दूसरा आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, समझ गए ना, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेंटेंसेज है इसमें, आप देखते रहना। अब देखो मस्त एकदम बहुत एक अच्छा सेंटेंस आया था, सेंटेंस लिख रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन है, फिश एंड चिप्स, फिश एंड चिप्स आर माय फेवरेट, FAVOURITE, फेवरेट डिश, स्पेलिंग वगैरह में प्रॉब्लम हो तो बोल दिया कीजिए, फिश एंड चिप्स आर माय फेवरेट डिश। अब इसको 4 पार्ट में दिया हुआ है,
पहला पार्ट ए, आर, बी नो एरर, सी फिश एंड चिप्स, डी माई फेवरेट डिश, आर आई टी फेवरेट डिश। अब देखिए, अब आपको इसमें ढूंढना है कि कौन सा पार्ट गलत है। अगर लग रहा है कि सेंटेंस सही है तो फिर सेंटेंस सही है। ठीक है, अभी आपको माथा नहीं लगाना, सिर्फ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन समझते चले जाना है। ठीक है, तो अब यहां देखिए बहुत अच्छा सेंटेंस है। मैं पहले बोलता हूं सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के सेंटेंसेस है जो मैं आपको देख रहा हूं। तो आपको लगता होगा फिश एंड चिप्स आर माय, यहाँ तो ठीक है आर सही है, इसका मतलब सेंटेंस क्या है, सही है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नो एरर। लेकिन मैं बता दूं सेंटेंस में गलत है, यहाँ पे आर नहीं आएगा। आपको लगता है कि चिप्स है तो आर आएगा, चिप्स तो आपको लगता है कि प्लूरल है तो आर आएगा, यहाँ क्या आएगा, इज। इसका मतलब कौन सा पार्ट गलत है, पहला ही गलत है। पहला पार्ट क्या है, गलत है। आपको लगता है कि आर आएगा लेकिन आर नहीं आएगा। तो अब ये आगे सीखेंगे कि यहाँ इज ही क्यों आएगा। अभी आपको उसे पहले फोकस नहीं करना है। टाइप नंबर फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट था। अब टाइप नंबर 2 लिखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। टाइप नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। टाइप नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए आपने ग्रामर पूरा पढ़ लिया, तब पढ़ लिए तो चीजें वही है, खाली इसको टाइप अलग अलग करता है। अगर एक बार आप पूरा ग्रामर वाला पार्ट पढ़ लिए है तो चीजें वही होती है, खाली क्या करेगा, उसका टाइप अलग अलग होता है। अब देखिए जो पहला सेंटेंस था ना, उसी को मैं फिल इन द ब्लैंक्स बनाता हूं। देखिए पहला वाला और मैन वाला, फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्टिंग में ही, फिल इन द ब्लैंक्स मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माय ब्रदर। चीजें वही होती है, क्वेश्चन को टाइप्स ऑफ अलग अलग कर देते हैं। कभी आपको कॉमन एरर में पूछ देगा, कभी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ देगा। अगला टाइप होगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट, थर्ड नंबर टाइप में, तो कभी उसमें पूछेगा चीजें। अब आपको ऑप्शन दे दिए यहाँ पे भरने के लिए, पहला ऑप्शन ए, दूसरा ऑप्शन बी, सॉरी ए एन, ए एन, थर्ड ऑप्शन द टी एच ई, और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। आपको तभी तो बताया था यहाँ क्या आएगा, द। आई बात समझ में। अब एक मैं आपको और सेंटेंस देता हूं इसमें अलग से। ठीक है, बहुत अच्छा सेंटेंस अगला भी। ऑल द, नेक्स्ट सेंटेंस, ऑल द शॉपकीपर्स, ऑल द शॉपकीपर्स ऑफ अंसल प्लाजा, PLAZA, ऑल द शॉपकीपर्स ऑफ अंसल प्लाजा डील, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है यहाँ पे, डील रेडीमेड गारमेंट्स, रेडीमेड MAD, रेडीमेड गारमेंट्स। ऐसे ही सेंटेंसेस पूछे जाते हैं, इट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस, तभी मैं लिखा दिया हूं। अब आपको ऑप्शन दे दिया वहां, फर्स्ट ऑप्शन विथ, सेकेंड ऑप्शन एट, तीसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इन, और चौथा ऑप्शन फॉर। ये जो प्रीपोजिशन वाला होता है ना, अभी मैं एक आपको सेंटेंस बताया था, प्रीपोजिशन पोर्शन इज द टफेस्ट पार्ट ऑफ द होल ग्रामर। सबसे ज्यादा दिक्कत होती है वो प्रीपोजिशन में ही होती है। आपको नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव, ऐसे आपका लेवल इंग्लिश खराब है तो पहले ही बताता हूँ, मेरी एक बेसिक इंग्लिश महायुद्ध का वीडियो है, लगभग 3-3.5 घंटे का है। जैसे मैथ का है ना, सब व्यवस्था दिया हूं मैं। जैसे मैथ का बेसिक मैथ महायुद्ध है, 3 घंटे की लगभग वीडियो है। जिनका मैथ बहुत खराब है, घिनाया हुआ मैथ है, सड़ गया है, बास मार रहा है, महक रहा है, ऐसे इंग्लिश में भी होता है कि इंग्लिश बहुत खराब होती है, बास मार रहा है, इंग्लिश में कुछ नहीं जानते हैं, नाउन प्रोनाउन आर्टिकल कुछ नहीं। तो बेसिक मैथ महायुद्ध एक है, ऐसे ही बेसिक मैथ महायुद्ध इंग्लिश है, वही 3 घंटे 3.5 घंटे का वीडियो है। आप वो देखेंगे पूरी बेसिक इंग्लिश कवर हो जाएगी, क्योंकि मैथ और इंग्लिश में बेस अच्छा होना चाहिए। तो मैंने आपके लिए बहुत मेहनत करके सारे वीडियोस डाल दी है, आप आराम से जाके देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस में आती है, प्रीपोजिशन वाले में, क्योंकि टेंस का एक रूल है, वॉइस का एक रूल है, नाउन का रूल है, और प्रीपोजिशन ऐसा पार्ट है जिस 75% बे रूल है, इसमें कोई रूल नहीं है। कुछ चीज आपको माइंड में रखना पड़ेगा, समझ गए। तो जब पढ़ाएंगे तब तो आपको लगता होगा कि डील विथ होगा, आपको लगता होगा कि डील एट होगा। मैं बता दूं इसमें डील इन आएगा। क्या आएगा, डील इन आएगा, यानी कि यहाँ पे इन भरा आएगा। अभी आपको उतना माथा नहीं लगाना है, अभी आपको सिर्फ समझ लेना है। टाइप नंबर 3,
सेकंड क्लियर हो गया। अब टाइप नंबर थर्ड, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। क्लियर है? टाइप नंबर थर्ड, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब देखिए टाइप नंबर थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन लिखिए तब समझाता हूं टाइप सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होता है। पंडित, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं पीटी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज अ मैन ऑफ लेटर्स, was a man of letters in his contemporary world, contemporary, TEMPORARY, contemporary world। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होता है आपको समझना है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होगा, एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें से किसी एक वर्ड को, किसी एक वर्ड को या एक से ज्यादा वर्ड को अंडरलाइन कर देगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। अब कॉमन एरर में क्या होता है, कॉमन एरर हमेशा क्या होगा, ए बी सी डी पार्ट में डिवाइड रहेगा, उसमें दो टाइप से बनाते हैं, बता दिया था। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कभी ए बी सी डी नहीं रहेगा, पहचान लेना कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। ठीक है, इसमें एक वर्ड को या एक से ज्यादा वर्ड को अंडरलाइन कर दिया। अब जैसे सेंटेंस में अ मैन ऑफ लेटर्स को अंडरलाइन कर दिया गया है, अ मैन ऑफ लेटर्स को अंडरलाइन कर दिया, इसे बोलते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ठीक है, या करता क्या है कभी कभार आप देख लीजिए, क्योंकि कंप्यूटराइज होता है ना, बहुत सारी चीजें होती है, या तो अंडरलाइन नहीं किया तो या क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया, जिसको उसको सेंटेंस इंप्रूवमेंट करवाना है उसको आपको ऐसे बोल्ड कर देगा, बड़ा कर देगा। अ मैन ऑफ लेटर्स बड़ा कर दिया, मोटा, बोल्ड, या तो बोल्ड करेगा या अंडरलाइन करेगा। अब इसके ऑप्शंस होते हैं, तो आपको पहला ऑप्शन दिया रहेगा अ पोस्टमैन, पोस्टमैन, दूसरा ऑप्शन अ पॉलिटिशियन, तीसरा ऑप्शन अ स्कॉलर, और चौथा ऑप्शन नो इंप्रूवमेंट, नो इंप्रूवमेंट, नो इंप्रूवमेंट। अब देखिए आप समझिए यहां पे, अब इसका मतलब क्या है आप समझेंगे। और मैन ऑफ लेटर्स एक बहुत ही वाईफाई इंग्लिश है, वाईफाई मतलब हाई लेवल की इंग्लिश है, ये एक फ्रेज है, मैं आपको बता दे रहा हूं, आप समझ लीजिए, मतलब समझिए। इस फ्रेज का एक कोई सिंपल मतलब होता है, बात को समझ गए। एक इस मैन ऑफ लेटर्स एक फ्रेज है, फ्रेज मतलब समझते हैं आप लोग, मुहावरा एवं कहावतें होती है, इडियम्स एंड फ्रेज का मतलब। फ्रेज का डेफिनेशन होता है सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which assumes all logical and fake sense and quits real sense। शब्दों का एक ऐसा समूह जो अपना वास्तविक अर्थ क्या करता है, छोड़ देता है, और एक तार्किक या फेक मीनिंग ग्रहण करता है, उसे क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। जैसे आप हिंदी से समझो, हिंदी में कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाना, हाँ भैंस के आगे बीन बजाना, तो क्या सचमुच भैंस के आगे बीन बजाते हैं? उसका कहने का मतलब क्या होता है, भाव अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ आपको नहीं देखना, उसका एक लॉजिकल सेंस होता है, तार्किक अर्थ होता है उसका। इंग्लिश में भी ऐसे होता है, बस भैंस के आगे बीन बजाने का मतलब नहीं कि भैंस के आगे जाके बीन बजाएंगे, तो नहीं ना, उसका मतलब होता है मूर्खों को समझाना कठिन बात है। तो हिंदी में जैसे होता है इस इंग्लिश में भी है, तो उसी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। तो अ मैन ऑफ लेटर्स का कोई मतलब है, उसी की मीनिंग आपको डालनी है। अगर आपको लगता है कि अ मैन ऑफ लेटर्स के इन तीनों में से कोई मतलब नहीं मैच कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट। अगर इन तीनों में से कोई मतलब है, कोई मीनिंग है तो है। अच्छा अब देखिए कभी कभी क्या करता है, ये नो इंप्रूवमेंट नहीं डाल करके आपको एक ऑप्शन भी डाल देगा यहाँ पे, कभी कभी ऐसा भी करता है, आजकल ये वर्जन सब चेंज कर दिया है, एक नो इंप्रूवमेंट नहीं दिया रहा, चौथा कोई ऑप्शन ही डाल दे, कोई ऑप्शन डाल दिया, और लीडर और राइटर, ऑप्शन ही डाल दिया, नो इंप्रूवमेंट नहीं दिया, समझ गए। अब मैं बताता हूं, अभी आपको ज्यादा माथा नहीं लगाना, ये फ्रेज था, और ज्यादातर में ना इस सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले पार्ट में मैंने ज्यादातर फ्रेज से क्वेश्चन देखे हैं, इसलिए मैंने आपको फ्रेज से क्वेश्चन डाल दिया है इसमें। ठीक है, अब देखिए और मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है विद्वान व्यक्ति, क्या होता है, विद्वान व्यक्ति, स्कॉलर। आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्कॉलर। इसमें कभी भी फ्रेज वाले पार्ट में दिमाग मत लिखाना, मैं इसको पूरा लिस्ट लिखा दूंगा वोकैबुलरी में,
पूरा लिस्ट, आपको टेंशन नहीं लेना है। कभी इस वाले में माथा मत लगाना अपने तरीके से। कुछ बच्चा देखता है मैन ऑफ लेटर्स, लेटर मतलब चिट्ठी पत्री, पहला डाकिया, जवाहरलाल नेहरू डाकिया थे, देखे थे एक बार चिट्ठी पत्री लेके आए तो गुलाब का फूल लेकर के, बच्चा मारा भट्ट से। दूसरा कुछ उस बच्चे समझदार, दिमाग लगाया, आज तक मैं कहां देखा हूं कभी चिट्ठी भेजते हुए जवाहरलाल नेहरू को, किसी फोटो में नहीं दिखाया यार, फालतू का फेंक रहा है। लीडर थे, पहले प्रधानमंत्री थे। दूसरा हमारा पॉलिटिशियन, नेता थे, नेता, वो भी गलत हो गया। तो कभी भी इसमें तुक्का नहीं लगाना और दिमाग नहीं लगाना, इसकी एक प्रॉपर मीनिंग होती है। फ्रेज की क्या होती है? प्रॉपर मीनिंग होती है, जो आपको समझना पड़ेगा, याद रखनी पड़ेगी। मैं तो पूरी लिस्ट लिखाऊंगा, अभी तो आप सिलेबस समझिए, ठीक है। तो विद्वान व्यक्ति, ठीक है, आया हुआ सेंटेंस है, पहले बोला। अब देखो एक मैं जबरदस्त सेंटेंस इसमें भी देता हूं आया हुआ। अगला बेहतरीन सेंटेंस है, कितनी बार पूछा गया है। कश्मीर, आप कश्मीर भी बोल सकते हैं, कश्मीर भी बोल सकते हैं, KASHMIR, ठीक है। कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, DISCORD। कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, ठीक है। अब इसमें अंडरलाइन जो किया हुआ है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड को अंडरलाइन किया गया है। कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन फूड प्रोडक्शन, दूसरा ऑप्शन CAU कॉज ऑफ फ्रेंडशिप, तीसरा ऑप्शन कॉज ऑफ डिस्प्यूट, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, चौथा नो इंप्रूवमेंट। मैंने शॉर्ट में लिख दिया इंप्रूवमेंट। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, कितनी बार पूछा गया है यहां से। कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, बच्चा देखा एप्पल, एप्पल मतलब सेब, फ्रूट, ठीक है ना, हमारा पहला ऑप्शन फ्रूट ऑफ द। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बहुत आसान होती है यार, पूरा 25 का 25 करके आया है, कुछ था ही नहीं। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट दिया होता है, एप्पल, ऑप्शन दिया था फ्रूट, मार के आया। बाद में पता चला मेरिट लिस्ट बनी, बाद में पता चला मार्क्स था -36, नेगेटिव में जा रहा है वो, ठीक है। ये भी एक फ्रेज ही है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है फसाद की जड़, फसाद की जड़, झगड़े का कारण। बहुत पॉपुलर फ्रेज है ये, झगड़े का कारण। तो क्या हो जाएगा? कॉज ऑफ डिस्प्यूट, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े का कारण। तो भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े का कारण कौन है? कितना अच्छा सेंटेंस बनाया है। घर में भी लगता है बड़े भैया ही फसाद की जड़ है, इन्हीं की वजह से जमीन का बंटवारा हो रहा है, नहीं? या बड़ी भौजाई, जब से भौजाई आई है पूरा घर को तहस नहस कर, यही फसाद की जड़ है, इन्हीं की वजह से हम लड़ाई होती है ना, वो तो फसाद की जड़ है यही भौजाई। भैया तब तक सही रहते हैं जब तक शादी नहीं होती है, जैसे ही भौजा आ जाती है तो भैया गड़बड़ा जाते हैं, नहीं होता है, बंटवारा हो जाता है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि लड़की, एक मासूम और निर्दोष लड़कियों के ऊपर आरोप लगता है कि लड़की शादी होके आई और वही बंटवारा करा दी। तो गलत तो उस भाई का होता है जिसके इतनी जल्दी में विचारों में परिवर्तन आ जाता है, उस लड़की का आप दोष नहीं दे सकते हैं, मेरे हिसाब से, जो मेरा विचार है, ठीक है। कहीं ना कहीं उसमें दोष होता है, भाई पहले से था ऐसा ही, उसको खाली एक मौका मिलना था, अब वो मौका मिल गया, तो शादीशुदा हो गया तो कहा बांट लेंगे, खून खराबी करेंगे, भाला मार देंगे, जमाना बदल गया है। क्लियर हो गया ये कंप्लीट। अगला टाइप नंबर 3, अब देखिए इसमें कुछ नहीं है, अब है टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक होता है कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन, और दूसरा आता है क्लोज टेस्ट। टाइप नंबर 4 में, हाँ, कंप्रीहेंशन, दूसरा आता है क्लोज टेस्ट। आप समझिए कंप्रीहेंशन में क्या होता है, एक आपको स्टोरी दी रहेगी, एक अनसीन पैसेज दिया रहता है, कहानी दी रहती है, और उसके नीचे 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं आपको।
वो क्वेश्चन तभी बनेंगे जब आप कहानी को समझेंगे। तो आप टेंशन मत लेना, इसका मैं एक तकनीक बताऊंगा, जबरदस्त आपको ट्रिक बताऊंगा। 4 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपको 5 से 10 सेकंड के भीतर बन जाएंगे, क्वेश्चन से मैं करवा दूंगा, पूरी स्टोरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप टेंशन इसके लिए मतलब है। एक क्वेश्चन इसमें जो बनेगा वो तभी बनेगा जब आप इस कहानी का, स्टोरी का पूरी आप उसका भाव अर्थ समझेंगे, कि उसमें एक क्वेश्चन साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 आपको फट से बन जाएगा, ठीक है। तो जब बढ़ाएंगे तब। इसी का दूसरा वर्जन क्या होता है, क्लोज टेस्ट। तो कंप्रीहेंशन में क्या होता है कि स्टोरी के नीचे आपको क्वेश्चन दिया रहता है, क्लोज टेस्ट में क्या होता है, स्टोरी के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स दिया रहेगा। ध्यान से समझना, जब भी देखना कि स्टोरी रहेगा उसमें 3-4 जगह फिल इन द ब्लैंक्स दिया रहेगा, तो आप समझ जाना क्या है वो क्लोज टेस्ट। स्टोरी के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 से 13 क्लोज टेस्ट। अब स्टोरी दिया हुआ है, अब उसके बीच में दिया हुआ फिल इन द ब्लैंक्स। एक तरह से ये भी फिल इन द ब्लैंक्स होता है, लेकिन इसमें होता क्या है, एक साथ 3-4 क्वेश्चन एक ही साथ होते हैं। आई बात समझ में। और ये जो 3 से 4 क्वेश्चन होंगे इसमें, तो बेहतरीन क्वेश्चन बनाता है। 4 क्वेश्चन पूछेंगे, चारों ग्रामर के बेहतरीन चैप्टर से ले लेगा। एक प्रीपोजिशन वाला पूछ देगा, एक टेंस वाला पूछ देगा, एक वॉइस वाला पूछ देगा, एक एडजेक्टिव या एडवर्ब वाला पूछ देगा, पूरा ग्रामर खंगाल लेगा इस क्वेश्चन से। इसका मतलब यही होता है। ये पार्ट तभी आपसे बनेगा जब आपको पूरी ग्रामर का नॉलेज हो। टाइप नंबर 4 क्लियर हो गया। कॉमन एरर में क्या होता है, आपको कॉमन एरर में आर्टिकल से आ रहा है क्वेश्चन तो आर्टिकल से बन जाएगा, टेंस से नहीं आ रहा तो टेंस से नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। इसमें पूरा एक मिक्स क्वेश्चन लेता है पूरे ग्रामर का। अब लास्ट है, अभी आप सिर्फ लिख के चला जाना, टाइप नंबर 5। इसका ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। टाइप नंबर 5 होता है PQRS। इसको बोलते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, जब आपको हम सेंटेंस मतलब ग्रामर पढ़ाएंगे तब। PQRS सेंटेंस अरेंजमेंट। एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, सेंटेंस को तोड़ के दिया रहेगा PQRS। जो आना चाहिए स्टार्टिंग में वो दिया रहेगा लास्ट में, जो रहेगा लास्ट में देना चाहिए बीच में, आके सेंटेंस को सिस्टमैटिक वे से अरेंज करने के लिए, उसे बोलते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट। PQRS के फॉर्म में आता है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। टाइप 1 से थोड़ा सा अलग है, ये टाइप 1 अलग होता है, टाइप ये PQRS अलग होता है। एक सेंटेंस से कोई एक सेंटेंस लिया और उसी को PQRS में लिख दिया पूरा सेंटेंस को, समझ गए ना। और उसमें तो ABCD पार्ट में डिवाइड करता है, ये PQRS से ही आएगा। जब भी PQRS में कोई सेंटेंस बटा हुआ हो आप समझ आना यहां से आया हुआ है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। क्लियर, आगे पीछे दिया हुआ। हाँ आगे उसको आपको अरेंज करना है। जैसे इंग्लिश का रूल क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर पार्ट आएगा, तो इसको तोड़ के दिया रहता है। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का ग्रामर वाला पार्ट का यही टाइप 5 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। कोई डाउट नहीं। अब पहुंचते हैं वोकैबुलरी पे। अब पहुंचते हैं हम वोकैबुलरी पे। अब देखिए, जैसे टाइप 5 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं इंग्लिश के ग्रामर वाले पार्ट में, वैसे ही 5 टाइप के क्वेश्चन कहां से पूछते हैं, वोकैबुलरी पार्ट में। एक तो बता दिया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम सिनोनिम हो गया, पर्यायवाची शब्द, विपरापर्थक, इडियम्स एंड फ्रेजेस, डायरेक्टिव पूछ देगा, इसमें सेंटेंस में डाल के पूछता है। इसमें एक टाइप जो होता है टाइप नंबर 5, वो होता है स्पेलिंग एरर, मोस्ट इंपोर्टेंट है स्पेलिंग एरर। जैसे ग्रामर वाले पार्ट में कॉमन एरर होता है ना, ऐसे ही स्पेलिंग एरर आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं यहां से, ठीक है। और ये आप खेल खेल में सीख सकते हैं, ये इजी सेक्शन है, इतना इजी होता भी नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर दिए इसके प्रति तो आपको खेल खेल में सीख लेंगे, इसका कोई मतलब ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए स्पेलिंग एरर क्या है, आप पहले आप समझिए स्पेलिंग एरर है क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। इंग्लिश वर्ल्ड में, इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ड की एक ही सही स्पेलिंग होती है। जैसे आप कहीं लिखते हैं बॉय, तो आप BOY ही देखे हैं, कहीं कहीं देखे हैं बॉय को BOI लिखा हुआ, देखें कहीं, आज कहीं भी आप देखेंगे तो बॉय को क्या लिखा रहता है, BOY, है ना। कहीं गर्ल लिखते हैं तो GIR गर्ल, कहीं देखें आपको GARL लिखा हुआ। तो इंग्लिश वर्ड में मतलब ग्रामर में एक वर्ड की एक ही सही स्पेलिंग होती है, वहां पर एक ही वर्ड की 4 स्पेलिंग दी रहेगी, इसे बोलते हैं स्पेलिंग एरर, लेकिन सही तो होगा एक ही। और ये जो क्वेश्चन पूछते हैं स्पेलिंग एरर में पूछते हैं, आप ध्यान सुनना, आप तरीका समझ लेना। आज के बाद आपको जो अपने आसपास में, क्योंकि हम लोग अब हिंदी तो बोलते नहीं है, ही इंग्लिश बोलते हैं, ये पता होगा। एक सेंटेंस के अंतर्गत में 5 शब्द हमारे हिंदी के होते हैं तो 12 शब्द इंग्लिश के होते हैं, अगर आप ऐसा बोलते हैं तो। अब हिंदी आप पूरी तरह से नहीं बोलते हैं तो आपको पता होगा। तो आज के बाद आपको इंग्लिश की जिस वर्ड की स्पेलिंग हार्ड लगे, जिसको आपको हार्ड लगे मतलब जिसके आपके बारे में जानकारी नहीं हो, इसका तरीका बता रहा हूं स्पेलिंग एरर का, कि कैसे सीखोगे। आज से आप फोकस करने लगा,
नॉर्मली वर्ड तो आपको आते हैं स्पेलिंग, यानी कि आज के बाद आपको स्पेलिंग पे फोकस करने लगना। जिस वर्ड की स्पेलिंग नहीं आती है उस वर्ड को स्पेलिंग सीखने की कोशिश करना, ये खेल खेल में सीख लेंगे, समझ गए। अब इसमें वर्ड कौन आते हैं जो नॉर्मल आपके आम जनजीवन में 70% क्वेश्चन वहीं से पूछता है, जो आपको नॉर्मल वर्ड आप यूज करते हैं उसकी स्पेलिंग पार्ट नहीं होती है। लेकिन नॉर्मल कौन, जिसकी स्पेलिंग आपको नहीं पता है नॉर्मल में। अब देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है सेपरेट, आप दिन भर में 1000 बार बोलते होंगे सेपरेट 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 बोलते हैं। मैं आपको स्पेलिंग देता हूं, यहां पर देखिए सेपरेट की 4 स्पेलिंग है, SEPARAT, SAPERAT, SEPARATE, SAPERATE। लेकिन इसमें तो एक ही सेपरेट की स्पेलिंग होगी। दिन भर हम लोग 1000 बार बोलते हैं, अभी गौर तक आज तक नहीं किए थे। आप ध्यान सुनो, इसको सॉल्व करने का तरीका कंफ्यूजिंग है, ये भूल भुलैया है। अगर 3-4 समान चीजें में थोड़ा थोड़ा का अंतर हो, समझ गए ना, तो उसमें आपका माइंड क्लैश करेगा। इसका तरीका कैसे सॉल्व करना है, आप जब भी क्वेश्चन स्पेलिंग एरर वाला बनाना एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप एक बार देख लेना, 2 सेकंड ध्यान देके कि स्पेलिंग पूछा किसका है। सेपरेट का पूछा है, तो अगर आपको आता है सेपरेट की स्पेलिंग तो इस पे नजर मत डालना। जैसे ही नजर डालोगे आप क्लैश करेगा। जैसे ही 2 ऑप्शन आपने मात्र देखा, आपने बोल दिया मन में SEPA, फिर बोला आपने SAP, तो आपका माइंड दोनों बोल दिया और दोनों में कम का अंतर है, तो आपको ओरिजिनल चीजें भूल जाओगे एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या था, क्योंकि माइंड दोनों बोल दिया आपने, अपने माइंड को दोनों बातें बोल दी ना। अब वो क्लैश करेगा, अब वो लगेगा SEPA होता था कि SAP होता था, क्योंकि आपने दोनों माइंड को बता दिया। तो अगर आता है तो क्लियर लिख लेना वहां पे SEPARATE और मैच करवा लेना, थर्ड ऑप्शन सही है। अगर नहीं आता है सेपरेट की स्पेलिंग या कोई भी वर्ड जो दिया है नहीं आता है, तब क्या लिखोगे, तब माथा यहीं लगाना, तब लिखोगे क्या। आई बात समझ में। अब देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछ दिया गया है, ध्यान, कॉफी की स्पेलिंग COFFEE। मैं आपको डेमो दे रहा हूं, जो कौन कौन से वर्ड्स नॉर्मल 70% यही वर्ड सब रहते हैं जो आम जनजीवन में आपको हार्ड लग रहा हो, ठीक है। कॉफी की स्पेलिंग, कर्नल की स्पेलिंग COLONEL, कर्नल की स्पेलिंग होता है। सिगरेट की स्पेलिंग, सिगरेट पीते होंगे या नहीं पीते होंगे वो तो बात की बात है, स्पेलिंग सीखना है, ऐसे ना पिए तो बेटर है। CIGARETTE, सिगरेट की स्पेलिंग होती है, CR से बनता है सिगरेट, ठीक है। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग, लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिक्कत हो तो लिख लेना व्हाट्सएप, LIEUTENANT। आम जनजीवन में जो वर्ड आपको हार्ड लगने लगे, आज के बाद आपके स्पेलिंग पे ध्यान दे देना है। लेफ्टिनेंट कितनी बार पूछा गया, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग। आदिवासी ज्वेलरी शॉप पे भी देखेंगे लिखा होता है, घर में भी लोग बोलते हैं ज्वेलरी लाएंगे बेटी की शादी में, 2.5 लाख का ज्वेलरी खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, लेकिन ज्वेलरी की स्पेलिंग बहुत टफ है। अगर आपको नहीं पता है तो इजी है, मतलब आप पता है तो इजी है, नहीं तो टफ है। तो ज्वेलरी की स्पेलिंग क्या होता है, JEWELLERY, ज्वेलरी, कभी ए होता ही नहीं है इसमें, ये मैं डेमो भर दे रहा हूं। ज्वेलरी बोलते हैं, ठीक है, JEWELLER, ज्वेल से बनता है ज्वेलरी, ज्वेल मतलब होता है रत्न, ज्वेलरी बोलते हैं। ज्वेलरी भी बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं, प्रोनाउंसिएशन अंतर नहीं करता। हम लोग भारतीय की हिंदी थोड़ा सा इंग्लिश में मिक्स हो जाता है, तो ज्वेलरी बोलते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये वर्ड्स। अब देखिए, तो अब आपको तो सिखा दिया ये, तो ग्रामर वाले पार्ट में तो क्लियर हो गया। स्पोकन में स्पेलिंग एरर मतलब सॉरी करें, ये वोकैबुलरी पार्ट में स्पेलिंग एरर में ये होता है। तो स्पेलिंग एरर भी 2 टाइप से पूछता है, एक तो एक ही वर्ड की 4 स्पेलिंग दे दिया, और दूसरा इसमें क्या पूछता है कि 4 अलग अलग वर्ड ले लेगा, 4 अलग अलग वर्ड ले लेगा। ये थोड़ा टफ हो जाता है, 4 अलग अलग वर्ड ले लेगा। जो फैक्ट है हम आपको वही बता रहे हैं, मैं पहले बोल दिया हूं, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश इज नॉट अ जोक, क्योंकि आप ग्रामेटिकली स्टडी करेंगे, इसमें करेक्ट वर्जन आप सीख रहे हैं, तो इसमें मेहनत की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो मैं आपको एक सेंटेंस वहां देता हूं, और जितने भी आप लिखे हैं मैं पहले बोलता हूं, एक एक वर्ड जो है वो प्रीवियस ईयर एग्जाम के हैं, ठीक है। सारे सेंटेंसेस प्रीवियस एग्जाम के, देख लो, यही लेवल का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इससे अच्छा ही हो सकता है, खराब कभी नहीं पूछता है। एक आध लो लेवल के एग्जाम पूछ दे तो पूछ दे। अब अगला देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट आया हुआ सेंटेंस, सीरियल का है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, बिलियनियर, BILLIONAIRE, बिलियनियर। एम्बेजलमेंट, एम्बेजलमेंट,
नोटोरियस, मैसेंजर, हिंदुस्तान में जो बच्चे चाहे किसी भी लेवल का अगर गवर्नमेंट जॉब हासिल करते हैं ना तो बच्चे सैल्यूट के काबिल है, क्योंकि मैं समझता हूं कितनी मेहनत के बाद वो नौकरी लेता है। एक शिक्षक को तो सब अनुभव है ना, कितनी मेहनत करते हैं आप। जो बच्चे वास्तव में पढ़ते हैं और ईमानदारी से जो बच्चे नौकरी लेते हैं, आज के डेट में ईमानदारी से ही मिलेगी। अब वो पुराना जमाना निकल गया तो आप तो जानते ही होंगे, है ना। तो बहुत ही मेहनत की जरूरत है। और आज मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ, इंग्लिश की पहली क्लास है, तो आप इसको समझ लीजिए किस लेवल से आपको पढ़ना है। ठीक है, डेडिकेशन दिखाएंगे, कंसिस्टेंसी दिखाएंगे, ईमानदार रहेंगे अपने स्टडी के प्रति, सब कुछ आसान है। इस हिंदुस्तान में कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं है, सिर्फ है कि आपको ईमानदार बनना पड़ेगा अपने लक्ष्य के प्रति, अपने स्टडी के प्रति। ठीक है, क्लियर है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो अब आप इसमें कौन था, अब ये थोड़ा टफ हो गया और ज़्यादा, क्योंकि इसमें चारों वर्ड है, तो चारों वर्ड की स्पेलिंग पता होना चाहिए, मीनिंग पता ना पता, कम से कम स्पेलिंग तो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो बताता हूँ, इसमें जो है ये मैसेंजर की मीनिंग गलत है, ये तीनों वर्ड सही है। बिलियनियर मतलब क्या होता है, अरब खरबपति। एम्बेजलमेंट मतलब होता है गबन करना, किसी व्यक्ति का जो व्यक्ति की जो संपत्ति है वो गैर कानूनी तरफ से जब्त करना, उसे बोलते हैं एम्बेजलमेंट। नोटोरियस मतलब होता है कुख्यात अपराधी, कुख्यात अपराधी नहीं कुख्यात। हाँ, एक होता है फेमस, एक होता है इनफेमस। तो फेमस किसे बोलते हैं, प्रसिद्ध। एक होता है इनफेमस, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कुप्रख्यात, कुप्रसिद्ध। कोई आदमी अच्छे कर्म से जो फेमस होता है, अच्छे काम करके, उसको क्या बोलते हैं, फेमस। कोई आदमी जो गलत काम करके, जो कोई गलत काम करके भी तो फेमस हो जाता है, 4,000 करोड़ का घोटाला किया, यही है ललित मोदी, आईपीएल बेच दिया था, वही तो फेमस हो गया, तो वो क्या हो गया, नोटोरियस। नहीं, वो क्या हो गया, नोटोरियस। कोई आदमी अच्छे काम करके, देख रहे हैं ये 50 लड़कियों, अनाथ लड़कियों को ये हर साल जो है शादी करवाते हैं। नहीं, ये गरीब को देखें, यही है महात्मा गांधी जो आजादी दिलवाए थे, ये भगत सिंह, तो अच्छे कर्म के फेमस किए, तो क्या हो गए, फेमस। जो खराब काम करके, खराब काम करके भी तो फेमस होगा ना। अभी मैं आपको सिर्फ डेमो भर दे रहा हूँ, सारा वर्ड सिखाऊंगा आने वाले समय में, एक एक चीज, टेंशन मत लीजिए। तो नोटोरियस क्या बोलते हैं, हाँ, जो बैडली जो फेमस हुआ है, इनफेमस इसका सिंपल वर्ड में बोलते हैं। आई बात समझ में, नोटोरियस मतलब कुख्यात, खराब कर्मों से जो प्रसिद्ध हुआ हो। और मैसेंजर आप दिन भर यूज करते क्या, हाँ हाँ एकदम। खूंखार क्यों लिखते हैं, खूंखार थोड़ा अलग वर्ड में आता है, जो वेरी डेंजरस हो जाता है, निगेटिविटी सेंस लेता है। मैसेंजर तो दिन भर यूज करते होंगे, ध्यान रखना मैसेंजर में कभी ए नहीं आता है, हमेशा ई ही आता है, MESSENGER। लेकिन जो हम मैसेज में जो ए आता है, इससे हमारा माइंड क्लैश कर जाता है। मैसेंजर में कहीं भी ए नहीं आता है, मैसेंजर की करेक्ट स्पेलिंग ये है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। देख लो, पूरी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का यही था। अब मैं आपको क्लियर हो गया ना, पूरा सिलेबस में क्लियर कर दिया हूं, देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कंप्लीट।